तो स्टूडेंट्स, आज आपका जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस 1945, उसके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले दिनों मैं आपको इस पेपर से संबंधित काफ़ी नोट्स भेजती रही हूँ और मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने उन नोट्स को पढ़ा होगा। लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हम कुछ चर्चा उन नोट्स के संदर्भ में करें, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें समझने में मदद मिले। सबसे पहली बात मैं और यहाँ पर जो कहना चाहूँगी, और इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं सीधे आपसे मुखातिब हूँ, वो ये कि बहुत ज़रूरी है कि इस पेपर को समझने के लिए आपको विश्व भूगोल जो है, विश्व का जो मानचित्र है, उसके बारे में एक बहुत अच्छा अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों, जब भी कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय जगत में आता है, या हम उसे कहें कि उसका एक वर्ल्ड व्यू या उसको जो विश्व को देखने की उसका जो एक पर्सपेक्टिव बनता है, उसमें बहुत हद तक उसके जो भौगोलिक स्थिति है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये भी ज़रूरी है कि हम बहुत सारे जो टर्म्स यूज़ करते हैं इस पेपर को पढ़ने के दौरान, मान लीजिए आप ईस्ट कंट्रीज़ और वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक यानी पूर्व के देश और पश्चिम के देश, या हम अभी आप आगे जब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट, जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे उत्तर के देश और दक्षिण के देश। उससे अर्थ है कि भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर कौन से देश हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर कौन से देश हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको विश्व के मानचित्र का एक बहुत अच्छा अंदाज़ा हो, जिससे कि आपको इस टर्मिनोलॉजी को भी आगे समझने में दिक्कत ना हो। अब हम आ जाएं 1945 पर। मैं फ़िलहाल आज एग्जैक्टली ये कहकर नहीं चल रही हूँ कि मैं इस टॉपिक पर ही बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पेपर में थोड़ा मुश्किल होगा कि हम बिल्कुल किसी टॉपिक से ही बिल्कुल उसके बारे में ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है तो बहुत मामलों में हमें कभी पीछे इतिहास में भी जाना पड़ता है और वर्तमान में भी आना पड़ता है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन 1945 के समय विश्व परिदृश्य का क्या था उसके बारे में है। आपकी और मेरी पीढ़ी के लिए अगर द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें, तो जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने जिसको सुनकर हम बड़े हुए हैं और जिससे हमें युद्ध की विभीषिका का बहुत पता पड़ता है, वह है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम का प्रयोग। हर वर्ष 4 अगस्त और 6 अगस्त को हम इसकी जयंती मनाई जाती है कि किस तरह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर में अमेरिका द्वारा एटम बम का प्रयोग किया गया था, और उस एटम बम से इतनी ज़बरदस्त जान माल की हानि हुई थी जैसा कि मानव इतिहास में बहुत कम देखा गया है। और इतना ज़बरदस्त उसका प्रभाव था कि उन दो शहरों में जो लोग थे, जो नागरिक थे, उनकी आने वाली न सिर्फ उस समय की पीढ़ियाँ, बल्कि आने वाली बहुत सारी पीढ़ियाँ जो थी, उनके जीवन पर उसका असर हुआ। और विश्व ने ये पहचाना कि यदि इस प्रकार के युद्ध लगातार होते रहे तो मानवता को और इस अपनी पृथ्वी को हमारे लिए बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो जो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम देखें, जिसको हम कहते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हालात हैं, या जो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर जो समय है, उसमें एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन जो है वो दुनिया के देशों को ये आया कि युद्ध जो है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता, और हमें आगे ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हम जो हमारे देशों के बीच की समस्याएं हैं उन्हें युद्ध के बजाय आपसी बातचीत और आपसी शांति से सुलझाएं। अब जो हम इस पेपर को पढ़ने के दौरान सीखेंगे और समझेंगे वो यही बात है कि क्या इस बात की जो सेंस, वो जो न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हुआ था, जो एटम बम के प्रयोग से हुआ था, हम इस दौरान ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो विश्व के देश थे उन्होंने इस बात को समझा, और क्या ये कोशिशें रहीं कि युद्ध जो है वो चीज़ों का मसला नहीं है, किस हद तक जो है वो सफलता इस बात में पाई गई, यही सब हम देखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको द्वितीय विश्व युद्ध की एक मोटा मोटी जानकारी दे दूं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुख्य रूप से दो ऑपोजिट पार्टीज़ थी जिनके बीच में युद्ध हुआ था, या हम कहें कि दो
कैंप्स थे या 2 ध्रुव थे, जिसमें कि पूरे विश्व के जो देश थे वो इकट्ठा हुए थे। यहाँ आपको एक बात और ध्यान में रखने की है कि देखिए, जैसे हम भारत जैसे जो हमारा देश है उसके बारे में ही सोचें। 1945 में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, जबकि हमने जो स्वतंत्रता अर्जित की है वो 1947 में अर्जित की है, और बल्कि हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ है। तो उस वक्त हमारी स्थिति क्या थी? भारत ब्रिटेन का हिस्सा था, और हम ब्रिटेन के मेंबर कंट्री, मतलब ब्रिटेन का हिस्सा होते हुए हम ब्रिटिश जो आर्मी थी उसकी तरफ से भारत ने भी हिस्सा लिया था। कुछ वर्षों पहले तक आपको बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक मिल जाया करते थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना की तरफ से जिन भारतीयों ने भाग लिया था। तो चूंकि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थे, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे, हम किसका हिस्सा थे? हम ब्रिटिश जो एम्पायर था, जो ब्रिटेन का साम्राज्य था, हम उसके हिस्सा थे, और स्वाभाविक रूप से हमने उसकी तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया था। यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध तक पूरा विश्व जो है वो बहुत यूरोसेंट्रिक था। यूरोसेंट्रिक का अर्थ है कि यूरोप उसका केंद्र माना जाता था। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश तो तब तक स्वतंत्र ही नहीं हुए थे, और जो यूरोप के देश थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, पुर्तगाल था, ये स्पेन था, ये जो देश थे आमतौर पर एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश इन देशों के उपनिवेश थे, और इन देशों के जो लोग थे उन्होंने अपना जो भी उनका रूलिंग कंट्री था, जो भी उन पर शासन करता था, उसकी तरफ से ही भाग लिया था। मैं आपसे कह रही थी कि मुख्य रूप से 2 पार्टीज थी। एक है अलाइड कंट्रीज यानी जो कहलाए मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थी ध्रुवीय राष्ट्र या एक्सिस कंट्रीज, जिनको जो एक्सिस है वो ध्रुवीय राष्ट्र जो है वो मुख्य रूप से 3 थे। रोम, टोक्यो, बर्लिन की एक्सिस कही गई थी। रोम यानी इटली, बर्लिन यानी जर्मनी, और टोक्यो यानी जापान। एक तरफ तो ये 3 देश थे, और सामने थे पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस आदि आदि देश थे। रूस भी उसी में शामिल था, उसी खेमे में शामिल था। फिलहाल मैं आप लोगों के को पढ़ाते समय अभी फ़िलहाल हम इस इतिहास में नहीं जा रहे हैं कि वो क्या कारण थे कि ये सारे देश इकट्ठे आ गए थे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश जो कि पूरा अटलांटिक महासागर को पार करके जो कि इन मित्र राष्ट्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक तरफ थे तो ये मित्र राष्ट्र, और दूसरी ओर थे ध्रुवीय राष्ट्र। और जैसा कि आप काफ़ी जानते हैं, ध्रुवीय राष्ट्रों में हिटलर का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना है, और कैसे हिटलर जो है अल्टीमेटली जब द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों की हार हो गई, और उसके बाद हिटलर ने तो आत्महत्या करके अपने आप को अपना जीवन लीला ही समाप्त कर दी थी। हमने ये सब भी बहुत इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है, सुना है कि किस तरह हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी वो किस तरह एक जो जर्मन रेस है उसकी सुपीरियॉरिटी की बात करती थी कि वही सबसे विशुद्ध नस्ल के लोग हैं, सब इसलिए सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। किस तरह से उन्होंने यहूदियों को बहुत परेशान किया था, और किस तरह से कंसंट्रेशन कैंप्स में आप लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ इतिहास में लिखा गया है कि किस तरह से हिटलर ने अपने देश के लोगों को इन सब बातों से जर्मन राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार की एक प्रतिबद्धता जताते हुए, और किस तरह कि हम जो आर्य रेस हैं, उन्होंने कहा कि हम विशुद्ध आर्य हैं, और उस देश को युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया था। बच्चों, इससे थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस और इस बात का देना चाहूँगी। 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज हैं वो कहीं ना कहीं इसी दौरान बो दिए गए थे। 1919 के युद्ध में भी जर्मनी जो है वो पराजित रहा था, और 1919 के युद्ध के बाद भी ये बात बहुत ज़्यादा महसूस की गई थी कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो देशों के मध्य जो समस्याएं हैं उनका बंटवारा युद्ध से ना हो के शांति के द्वारा हो। लेकिन
और ऐसे प्रयास किए गए थे, राष्ट्र संघ की स्थापना कोशिश की गई थी, लेकिन जिसको कहा गया था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं ना सामूहिक सुरक्षा, कि सामूहिक रूप से कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए जो सबको सुरक्षा प्रदान करे और युद्ध से बचाए। इस तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी की पराजय हुई थी, तो जर्मनी के प्रति इतना खराब व्यवहार किया गया था और जर्मनी को पूरी तरह से उस युद्ध के लिए दोषी मानते हुए इन मित्र राष्ट्रों द्वारा उन पर काफ़ी कुछ प्रकार के जिसे कहते हैं दंड दिया गया था, जिसके कारण जर्मनी आर्थिक रूप से पूरी तरह ख़त्म हो गया था। बहुत कुछ उनको हर्जाने के तौर पर भरना पड़ा था। ऐसे समय में हिटलर जैसे व्यक्ति का उदय हुआ और उसने जो लोग थे उनको ये कहा कि हमें फिर से अपनी जर्मन अस्मिता की पहचान करानी है, और उसके नाम पर उसने उन्हें युद्ध में झोंका। खैर, हम ज़्यादा डिटेल्स में ना जाएं, लेकिन 1945 के समय तो मुख्य रूप से ये दो कंट्रीज़ हैं, दो खेमे हैं। एक तरफ मित्र राष्ट्र हैं और दूसरी तरफ जो धुरी राष्ट्र हैं, एक्सिस कंट्रीज़ हैं। और विश्व युद्ध में ये जो धुरी राष्ट्र हैं वे पराजित रहे, और पराजय के बाद कुछ संधियां हुई, जिन संधियों में फिर से इन तीनों राष्ट्रों के लोगों को, इनके नेताओं को बहुत दोषी ठहराया गया और उन पर कई प्रकार के दंड जिसे कहते हैं, और ख़ास तौर पर आर्थिक दंड दिए गए। उनमें से बहुत लोगों को कारावास और मृत्युदंड की सज़ाएं भी हुई। तो ये सब कारण रहा। लेकिन इस दौरान मैं जो ख़ास बात आप लोगों को जो एम्फसाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ वो यह कि द्वितीय विश्व युद्ध तक जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसको हम कहते हैं वो पूरी तरह यूरोसेंट्रिक था, वो यूरोप पर केंद्रित था। यानी कि यूरोप के अलावा किन्हीं देशों का अस्तित्व एक तरह से, मतलब वो देश थे लेकिन चूंकि उनके कोई इंडिपेंडेंट से नहीं थी, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं माना जाता था। और द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश उदय होते हैं, और जो विश्व का जो यूरोसेंट्रिसिज्म जिसे हम कह रहे हैं, यूरोप केंद्रित होना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, वो ख़त्म होता है। और अब ये जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं एशिया और अफ्रीका के, इनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियाँ बनती हैं, इनकी अपनी स्वतंत्र सोच बनती है। अब हमें जो देखना है वो ये है कि आगे किस तरह का परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में रहा। थोड़ा सा मैं और कुछ चीज़ों के बारे में कहना चाह रही थी कि एक तो विशेष बात यह कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग करें या अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो एक ज़्यादा व्यापक जिसे कहते हैं टर्म है या शब्द है, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कहते हैं तो उसका अर्थ थोड़ा सीमित हो जाता है। इसलिए जब हम इस पेपर को पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग ज़्यादा उचित माना गया है और वही किया जाता है। तो बच्चों, फिर से हम एक बार याद दिलाऊं मैं आपको, एक तरफ है मित्र राष्ट्र जिसमें कि पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हुए हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि बीच में अटलांटिक महासागर के पार वो देश है लेकिन वे लोग रहे। और दूसरी तरफ जो है वो धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र इसमें धराशायी हुए और उन्हें काफ़ी हद तक बहुत सारे कंपनसेशंस देने पड़े। और ये जो पूरा द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने की जो स्थिति है, इसके बाद विश्व परिदृश्य एकदम बदल जाता है। एक तो ख़ास बात ये थी कि मित्र राष्ट्र विजयी तो हुए थे, लेकिन इस युद्ध ने उन पर बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं उन पर उनको ड्रेन आउट कर दिया था। वह पूरी तरह थक गए थे, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। और जो उपनिवेशवाद ख़त्म होता है, यानी कि इन देशों ने जो एशिया और अफ्रीका के देशों में उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, अब अधिकांश देशों में इस बात की सामर्थ्य नहीं रह गई थी कि वे अपने उपनिवेशों का राज्य चला पाएँ, और इसलिए उपनिवेशवाद का अंत हो जाता है। और उपनिवेशवाद का अंत होने के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व परिदृश्य पे आ जाता है वह यह कि
एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश इंडिपेंडेंट हुए और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया। आज की तारीख में पूरे दुनिया में करीब 193 देश हैं जो कि बहुत इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीतियाँ चला रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो 1945 का समय है वो ख़ास तौर पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि ये रियलाइजेशन कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। अब वो दौर शुरू होता है जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने चलते लगते हैं और सामूहिक सुरक्षा, जिसकी बात हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी सामूहिक सुरक्षा की बात फिर से होने लगी और इस बार वो काफ़ी सफल हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज भी अस्तित्व में है। वो बात अलग है कि हम इस पेपर को पढ़ने के दौरान ये देखेंगे कि किस हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ सफल होता है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एकमात्र वैश्विक संगठन बनता है या इसके अलावा भी किन्हीं और ऐसे वैश्विक संगठन बनते हैं, ये सब हम देखेंगे। फ़िलहाल आज की क्लास में इतना ही। फिर मैं आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू।